जस्ट स्माइल। क्या आपको पता है स्माइल की ताकत इतनी ज़्यादा, इतनी डीप डाउन होती है कि जब आप कोई डिफ़िकल्ट काम करते हैं और उस वक्त अगर आप कॉन्शियसली एक स्माइल कैरी करते हैं, अगर आप मुस्कुराते हुए उस डिफ़िकल्ट काम को करते हैं, तो डीप डाउन उसका मतलब ये हो जाता है कि ये काम जो है, ये टास्क जो है, भले ही डिफ़िकल्ट हो, भले ही चैलेंजिंग हो, लेकिन आप ही इस पर्टिकुलर चीज़ के कंट्रोलर हैं, आप ही लीडर हैं, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। स्माइल इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्माइलिंग, स्माइलिंग इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ लीडरशिप। तिच नैत हैन एक वियतनामीज मॉन्क हैं और अपने बहुत सारे लेक्चर्स में, अपने बहुत सारे डिस्कोर्स में, इनफैक्ट उनकी एक किताब भी है, उसमें भी उन्होंने स्माइल के इम्पोर्टेंस के बारे में समझाया है। तो ये होती है स्माइल की ताकत। तो याद रखिएगा, जब भी आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, रिमेंबर टू कैरी ए स्माइल ऑन योर फेस एंड यू विल फील बेटर। जो डिफ़िकल्ट चीज़ है वो आसान हो जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि वो ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उसको सॉल्व करने की जो हिम्मत है वो स्माइल आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर देगा। आज 25 जून 2021 है। हमारे टेबल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट्स अबाउट कश्मीर। और उसके बाद हम कोविड के बारे में बात करने वाले हैं, एंड देन वी हैव ए वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑन इंडिया एंड अफ्रीका। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। कोर्स के फीचर्स, प्राइस, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियो, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो विजिट studyIQ.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। तो आज की जो पहली खबर है और आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है, ये दोनों कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये बताया कि ये जो डीलिमिटेशन की प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द हमें ख़त्म करना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द हम जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस भी कंडक्ट करवा सकें। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल साहब जो हैं, उन्होंने वर्चुअली स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया। इट वाज अबाउट सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स। प्रेसिडेंट कोविंद साहब जो हैं, ये कानपुर की यात्रा पर हैं और वो कानपुर आज पहुंच जाएंगे। वो एक प्रेसिडेंशियल ट्रेन, एक स्पेशल ट्रेन से 5 दिनों की यात्रा पर हैं और वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों को विजिट करने वाले हैं। हमारे देश में टोटल 30.79 करोड़ कोविड के वैक्सीन दिए गए हैं। बैंक अकाउंट्स की बात करें तो 140 करोड़ बैंक अकाउंट्स में से 120 करोड़ बैंक अकाउंट्स जो हैं वो आधार के साथ लिंक्ड हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो हैं वो आज ग्रीस और इटाली की विजिट के लिए रवाना होंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत दोवाल साहब जो हैं वो अपने रशियन काउंटर पार्ट को तजिकिस्तान में मिलने वाले हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने हिमाचल प्रदेश के कुछ रोड प्रोजेक्ट्स को इनोग्रेट किया। उनके इनोग्रेट इन द सेंस उनके जो काम है, जो फाउंडेशन स्टोन कहते हैं, शिलान्यास जो हैं, तो इसकी शुरुआत करेंगे आज। और 6,000 करोड़ के ये प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। सीबीआई ने मुंबई बेस्ड प्राइवेट फर्म के खिलाफ एक केस रजिस्टर किया है। इसमें एसबीआई और दूसरी बैंक्स को 2,435 करोड़ रुपीस का लॉस क्रिएट करवाया है इस पर्टिकुलर फर्म ने। श्योर आगे इसके बारे में हमें और जानकारी मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, मिजोरम गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने एक $32 मिलियन का एमओयू साइन किया है और ये जो एक प्रकार का एग्रीमेंट है, तो दिस इज़ अबाउट मिज़ोरम की हेल्थ सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने का ये प्रोजेक्ट है। यूएसए ने यह तय किया है कि चाइना का जो शिंजियान प्रोविंस है वहाँ से सोलर प्रोडक्ट्स को वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स एब्यूज हो रहे हैं। तो दिस इज़ अबाउट वीगर मुस्लिम्स। और वर्ल्ड हेल्थ आईपी ट्रेड बॉडीज लॉन्च प्लेटफॉर्म टू टैकल कोविड-19 पेंडेमिक। इथोपिया की जो एयरफोर्स है उन्होंने बॉम्ब गिराया, तो इसकी वजह से जो तिग्रे रीजन है वहाँ पर कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। और फिलीपाइंस में एक एयर एक्सीडेंट के बाद, एयरक्राफ्ट के क्रैश के बाद, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनको
ग्राउंडेड कर दिया, यानी कि उनको अब फिलहाल नहीं उड़ाया जाएगा। सौरभ चौधरी जो हैं उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग में। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब ने महाराष्ट्र पुलिस की प्रशंसा की और उनकी एडवांस ट्रेनिंग के लिए रिकमेंडेशंस दिए हैं। Offline classes for college students in Karnataka to begin only after completion of first dose of vaccination for students in July। जुलाई में जब फर्स्ट डोज दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, उसके बाद ही कॉलेज के स्टूडेंट्स के जो नॉर्मल रूटीन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस, वो स्टार्ट होंगे। एंड ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में थोड़ा एक राइज देखने को मिला है, थोड़े पॉजिटिव नंबर्स सामने आए हैं कोविड के, तो ये चिंता का विषय है। इसको लेकर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ होप ऑन कश्मीर। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अब आई एम श्योर आपको पता है कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को न्यूट्रलाइज किया था, और 370 को हटाने के बाद जो पहले हमारा राज्य था जम्मू एंड कश्मीर का राज्य, तो इस राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, एक जो यूनियन टेरिटरी है दैट इज़ लद्दाख, और दूसरी जो यूनियन टेरिटरी है दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। कुछ दिनों पहले मैंने आपको इसको लेकर एक प्रश्न भी पूछा था, तो आई एम श्योर आपको इतनी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें, खास करके रेगुलर स्टूडेंट्स कि हमारी ये 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अब लद्दाख ने तो ये डिसाइड किया है कि उनको यूटी ही रहना है, यानी कि यूनियन टेरिटरी ही रहना है। जम्मू एंड कश्मीर में एक डिमांड चल रही है कि इसको फिर से राज्य बनाया जाए, स्टेट डिक्लेयर किया जाए, जिसको कहते हैं रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई, पहली मीटिंग हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, या फिर आप कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एज यू कैन सी मैनी ऑफ देम, राइट, तो ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स को इनवाइट किया गया था, और ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फर्स्ट स्टेप मीटिंग हुई। तो इसी को लेकर ये आर्टिकल आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है, एक माइलस्टोन है, एंड होपफुली कोई पॉलिटिकल डिस्कशन और ये सारी चीज़ों की इसके आधार पर होपफुली हम जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर को फिर से एक राज्य डिक्लेयर या फिर राज्य में तब्दील कर पाएंगे। लेजिस्लेटिव स्टेप की बात करें तो इसकी शुरुआत वैसे देखा जाए तो कुछ समय पहले भी हो चुकी थी, जैसे वहाँ पर सरपंच के इलेक्शन हुए, और उसके बाद मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई। तो ये फर्स्ट स्टेप्स थे, उसके बाद ये मीटिंग हो रही है, और मीटिंग के बाद अब और ज़्यादा चीज़ें होगी। फॉर एग्जांपल डीलिमिटेशन, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कश्मीर के लीडर्स को इनवाइट किया है, और कश्मीर के लीडर्स का इस मीटिंग में पार्ट लेना जो है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था उसके बाद कुछ ऐसे कश्मीर के जो लीडर्स हैं उनको एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उनको डिटेन किया गया था, और डिटेन होने के एक लंबे समय तक वो डिटेन रहे, और उसके बाद भी जब वो मीन्स उनको जब छोड़ दिया गया, और उसके बाद जब ये मीटिंग में बुलाया जाता है और वो मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स के एवरीवन इज़ रेडी फॉर दिस मेन पर्पस। सब ने अपने अपने पर्सनल जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं या फिर अपने जो भी एजेंडा है उसको साइड में रख के कश्मीर एज ए जगह जो है, यूनियन टेरिटरी जो है, उसको स्टेट में कन्वर्ट करने की या फिर स्टेटहुड रिस्टोर करने का जो एक बड़ा प्लान है, तो इसमें सब ने पार्ट लिया। तो दिस इटसेल्फ इज़ ए वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। आर्टिकल 370 को हटाने के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो इसको एग्जामिन कर रही है, और कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स ने ये कहा है कि जो भी आउटकम होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फाइनल आदेश होगा, तो उस आदेश को वो मानने के लिए तैयार है। तो दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी पॉजिटिव थिंग। अब ये जो सरपंच के इलेक्शन हुए और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स की अगर हम बात करें, तो वहाँ की जो 2 पार्टीज़ हैं, एनसी और पीडीपी, तो काफ़ी सपोर्ट मिला लोगों का,
तो वी कैन से दैट कि वहाँ के लोग भी रेडी हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करने के लिए, और असेंबली इलेक्शंस और स्टेटहुड के लिए वहाँ के लोगों की भी एक डिमांड है। फिर ये डीडीसी के इलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शंस जब ख़त्म हुए तो उसके बाद 4G सर्विसेज को भी फरवरी में रिस्टोर किया गया। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें आगे बढ़ रही है, ऐसा आप कह सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप ऑल ऑफ द सडन इसको नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक एवरीवन टुगेदर, आपको सभी को एक साथ लेकर चलना है। बैकग्राउंड में भी काफ़ी डिस्कशन हो रही होगी, और फिर बड़े लेवल पर यह मीटिंग होना। तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि सारी चीज़ें जो हैं वो इन लाइन हो रही हैं। अब कश्मीर में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दैट इज़ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, राइट। इसी वजह से कश्मीर की आज जो हालत है, या फिर एक लंबे समय से जो हालत रही है, द मेन थिंग इज़ पाकिस्तान और ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट स्टेप जो फिलहाल चल रहा है दैट इज़ डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। डीलिमिटेशन को समझ लेते हैं कि ये क्या है। What is delimitation? Delimitation refers to the process of demarcation of boundaries of parliamentary or assembly constituencies. A. Parliamentary and B. Assembly constituencies. तो एक जगह जो है वहाँ से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, तो किस उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी होगी, उसकी बाउंड्री कितनी है, उसमें कितने लोग रहते हैं। तो एक हो गई पार्लियामेंट के लिए, और दूसरी जो है दैट इज़ फॉर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आपके वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहाँ पर अलग अलग एमएलएज जो हैं वो कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए आपको कितने एमएलएज चाहिए, वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुछ सालों के बाद पॉपुलेशन अप डाउन होती है, तो इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए ये डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज की जाती है, ताकि इसका लॉजिक जैसे मैंने आपको बताया वही है कि एक रिप्रेजेंटेटिव, चाहे लोकसभा का हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके एमएलए हो या फिर एमपी हो, तो वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट किया जाता है कुछ सालों के अंदर बिकॉज ऑफ अप एंड डाउन ऑन टोटल पॉपुलेशन, और एरिया को भी प्लस एंड माइनस किया जाता है। तो ये एक्सरसाइज जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे स्टेट असेंबली के जो फ्यूचर में इलेक्शंस होंगे उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। और कुछ कश्मीर के लीडर्स जो हैं, मेंबर्स जो हैं, उसने इनमें पार्ट नहीं लिया है, तो उनको भी इसमें पार्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पार्ट नहीं लेंगे तो ये फिर एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगी, और एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगी तो फिर इलेक्शन के ऊपर इसकी इम्पैक्ट होगी, और फिर स्टेटहुड और डेमोक्रेसी के ऊपर, इसकी गवर्नेंस के ऊपर भी इसकी इम्पैक्ट हो सकती है। तो लेट्स होप कि इस मीटिंग की वजह से ये जो रिलुक्टेंट या फिर पार्ट नहीं ले रहे हैं जो भी लीडर्स या फिर पार्टीज़, वो इसमें पार्ट लेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने हाल ही में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया है। 28,400 करोड़ रुपीस का ये पैकेज है, और ये 16 सालों के लिए जम्मू एंड कश्मीर का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके लिए इसका इस्तेमाल होगा। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और इतनी बड़ी अमाउंट और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए वी नीड इलेक्टेड गवर्नमेंट, इज़न्ट इट? इलेक्टेड गवर्नमेंट ही बेस्ट एक बैलेंस रख सकती हैं इन एन आइडियल वर्ल्ड। तो लेट्स होप कि जल्द से जल्द कश्मीर जो है वो एक स्टेट में तब्दील हो जाए। तो आई होप इस चीज़ को लेकर और ये मीटिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मीटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसी डिटेल्स जो आर्टिकल्स में नहीं होती हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि कैसे ये जेल में होने के बावजूद या फिर डिटेंशन में होने के बावजूद भी लोग जो हैं वो आए हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है एंड थिंग्स लाइक दैट। और डीलिमिटेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टॉपिंग द सर्ज। ये जो लास्ट न्यूज़ आइटम हमने देखी कि ओडिशा में एक राइज देखने को मिला है कोविड केसेस का, तो ये एक चिंता का विषय तो पूरे देश के लिए है, सिर्फ ओडिशा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। क्योंकि अब सेकेंड वेव जो है वो, क्या हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड वेव का पीक तो डेफिनेटली वी कैन से कि पीक ख़त्म हो चुका है। अब केसेस जो हैं वो धीरे धीरे डाउन जा रहे हैं, काफ़ी कम हो रहे हैं, लेकिन कम हो रहे हैं यानी कि लगभग वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 40-50,000 केसेस तो वैसे भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अब हमें ये नंबर्स भी ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। एनीवे, ये जो सेकंड वेव है, सेकंड वेव की वजह से एक नया लॉकडाउन हमें देखने को मिला।
फिर राज्य सरकारों का भी काफ़ी खर्च हुआ, तो उनके पास भी अब इतने ज़्यादा फंड या फिर पैसे नहीं हैं। और जैसे ही ये वेव या फिर कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, तो सरकारें जो हैं, अलग अलग राज्य सरकारें, वो जल्द से जल्द अनलॉक करना चाहती हैं, ताकि जल्द से जल्द बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए, ताकि फिर फंड भी आने लगे और यही पैसों से फिर आप हॉस्पिटल्स और ये सारी चीज़ें चला सकते हैं। अब बहुत सारे राज्यों में डाइन इन रेस्टोरेंट्स, जिम्नेशियम्स, शॉप्स खुल चुकी हैं, रिलीजियस सेंटर्स खुल चुके हैं। और ये थोड़ा चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद यही सारी चीज़ें हुई थी, तो इट्स लाइक ए डेजा वू मोमेंट कि फर्स्ट वेव के बाद जो हुआ था, ये सेम चीज़ हम सेकंड वेव के बाद भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग टूर्स पर जाने लगे हैं, बहुत सारे लोग पार्टीज़ करने लगे हैं, बहुत सारे जगहों पर शादियां हो रही है, और शादियां में भी आप देखें कि कितने सारे लोग जो हैं वो शामिल होने लगे हैं। और रेस्टोरेंट्स, आई एम श्योर आपने देखे होंगे कि वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ रहती है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय। अब दूसरी एक अच्छी बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट डोज जो है वो कोविड का ले लिया है, लेकिन ओवरऑल अगर हम आंकड़ा देखें देश का, तो सिटी एरिया की बात करें तो सिटी में काफ़ी लोगों ने लिया है, लेकिन गांव में आज भी वैक्सीनेशन जो है वो उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सपांड नहीं हुआ है। महाराष्ट्र ने भी ये कहा है कि सिर्फ एक ही हफ्ते में वहाँ पर भी कुछ केसेस जो हैं वो एक्सपांड मीन्स इंक्रीज़ हुए हैं, कि अनलॉक हुआ और छूट दी गई, एंड यू कैन सी देयर इज़ अ राइज ऑफ कोविड केसेस। तो ये दूसरे राज्यों में भी यही सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा ख़तरा जो बताया जाता है वो है इस डेल्टा वेरिएंट का। ये हाईली ट्रांसमिसिबल डेल्टा वेरिएंट जो है ये फटाफट फैलता है, और सिटी एरिया में, रूरल एरिया तक भी ये पहुंच चुका है। और वहाँ पर जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, और ख़ास करके अब तो ये भी कहते हैं कि थर्ड वेव जो है वो बच्चों को भी टारगेट कर सकती है। तो ये कुछ बड़े रेड फ्लैग्स हैं, चिंता के विषय हैं हमारे लिए। और वैक्सीनेशन की बात करें तो वी नो कि वी नीड टू स्पीड अप द वैक्सीनेशन, इज़न्ट इट। आज भी कुछ लोगों के अंदर वैक्सीन हेजिस्टेंसी है, तो उसको हटाना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3 C's के बारे में कहा है। 3 C's, उसमें फर्स्ट है क्राउडेड जगहों से बचे, क्राउडेड जगहें ना हो, जो पब्लिक प्लेसेस हैं या फिर थिएटर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो हो सके तो अवॉइड कीजिए क्राउडेड प्लेसेस को। फिर ऑफिसेज या फिर ऐसी कोई जगहें हैं तो क्लोज कॉन्टैक्ट सिटिंग्स को अवॉइड कीजिए, और कन्फाइंड एंड एनक्लोज्ड स्पेसेस से बचिए। जो जगह है, फॉर एग्जांपल कोई पैक जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, तो ऐसी जगहों में भी जाना जो है वो ख़तरा साबित हो सकता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली वाइप्ड आउट नहीं हुआ है, ये कोविड आज भी है। और 2 डोजेस के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, आपकी सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं होगी, होपफुली ऐसा नहीं होगा कि आपको आईसीयू की ज़रूरत पड़े या फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन इन्फेक्शन तो हो सकता है। तो इससे बचना जो है वो बेस्ट तरीका, जैसे हमने बताया कि मास्क हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और वैक्सीनेशन, ये चारों चीज़ें अगर हम कर रहे हैं और फिर जितना प्रिकॉशन हो सके उतना रखें, तो फिर हम इसको डेफिनेटली हरा सकते हैं। ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल आर अनविलिंग टू वेयर मास्क। मैं देखता हूँ कि कई लोग जो हैं वो मास्क नहीं पहनते, आई एम श्योर आप भी देखते होंगे। तो दिस इज़ ए सैड थिंग। आप सरकार कितनी भी मदद कर ले, अगर लोग मास्क नहीं पहनेंगे, लोग खुद अगर अपने आप को नहीं हैंडल करेंगे, तो फिर आप कैसे इसको रोक पाएंगे। दूसरी चीज़, इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में भी देखा कि जो काम घर से हो सकता है उसके लिए भी लोगों को ऑफिस में बुलाया जा रहा है, तो ये चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। और सरकार को मास्क भी प्रोवाइड, आज भी हमारे देश में सिचुएशन ये है कि सरकार ने हर एक व्यक्ति के लिए फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं। दूसरी चीज़ कि वैक्सीनेशन फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए, हर जगह पर अवेलेबल होनी चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक ये अप डाउन जो है केसेस के वो देखने को मिलते रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट इस बार काफ़ी चौकन्नी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के ऊपर छोड़ा है कि आप खुद ग्रास रूट लेवल के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप खुद तय कीजिए आपको कितना अनलॉक करना है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बार बार बताया है कि यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। मूविंग ऑन टू इंडियाज़ अफ्रीका पॉलिसी।
एक डिप्लोमेट ने ये आर्टिकल, फॉर्मर डिप्लोमेट ने ये आर्टिकल लिखा है। केनिया के एम्बेसडर रह चुके हैं और काफ़ी डिटेल्स हैं इसमें, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। तो भारत के लिए अफ्रीका जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है, राइट। अफ्रीका इज़ ए कॉन्टिनेंट। अफ्रीका में लगभग 54 जितने देश हैं। कुछ आइलैंड नेशंस भी अफ्रीका के पार्ट है, फॉर एग्जांपल मॉरिशस, सेशल्स, ये सारे देश, मादागास्कर। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये है अफ्रीका। एंड अफ्रीका की हिस्ट्री और भारत की हिस्ट्री, ऑफ कोर्स गांधी जी और साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री। फिर आप ट्रेड और इसकी बात करें, मीन्स वी नो कि केप टाउन या फिर केप ऑफ गुड होप, वास्को डी गामा का भारत आना, और उसके बाद यूरोपियंस का भारत आना। यूरोपियंस आए उससे पहले भी ये सारे देशों के साथ ट्रेडिंग कर रहे थे। भारत के कुछ राज्य उस टाइम पर एज ए कंट्री, देश नहीं था हमारा, लेकिन अलग अलग जो किंगडम्स थे वो अफ्रीका के साथ बिजनेस कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने अफ्रीका को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया। अफ्रीका के साथ एक मीटिंग भी हुई, अफ्रीका इंडिया मीटिंग हुई, और वहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर जोर दिया और वहाँ के लोगों के साथ कनेक्ट होने पर जोर दिया। अफ्रीका के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो भारत के बहुत सारे लोग जो हैं अफ्रीका के अलग अलग देशों में रहते हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा इसके बारे में। भारत के डॉक्टर्स, भारत के टीचर्स, भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफ्रीका में सालों से ह्यूमैनिटी की सेवा करने के लिए, वहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए सालों से वहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। ये कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अफ्रीका और इंडिया के रिलेशनशिप ट्रेड के नहीं है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी काफ़ी अच्छा है। वहाँ के लोग भी भारत के लोगों को काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं। अब कोविड की जब शुरुआत हुई मार्च 2020 में, तो उस टाइम पर भारत अफ्रीका के देशों को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा था, और उसके बाद जब हमारे पास वैक्सीन आ गई तो भारत ने काफ़ी सारी वैक्सीन्स भी अफ्रीका में पहुंचाई है। लेकिन फिर ये हमारे देश में फिर वेव्स आई और हमारे देश में वैक्सीन की शॉर्टेज हुई, और उसके बाद भारत ने अफ्रीका को वैक्सीन पहुंचाना जो है वो भारत को बंद करना पड़ा। मजबूरी से हमें ये चीज़ बंद करनी पड़ी। इंडिया अफ्रीका ट्रेड की बात करें तो वो डिक्लाइन के ऊपर है, और ये चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के ऊपर भी कोविड की, भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के ऊपर भी कोविड की नेगेटिव इम्पैक्ट हुई है। अफ्रीकन इकोनॉमीज़ के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुई है। CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का कहना यह है कि 2020-2021 में भारत का जो एक्सपोर्ट है अफ्रीका में और भारत का जो इंपोर्ट है अफ्रीका से, ये कम रहा। 27.7 बिलियन एक्सपोर्ट और 28.2 बिलियन इंपोर्ट। ये 4.4% और 25% प्रीवियस ईयर से देखें तो कम रहे, 2.5% सॉरी, कम रहे। बायलैटरल ट्रेड की बात करें, दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है, तो 2020-2021 में ये 55.9 बिलियन था, राइट। और 2019-20 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 10.8 बिलियन जो है ये कम रहा, और 15.5 बिलियन जो 2014-15 की जो पीक थी तो उससे 15.5 बिलियन कम रहा। भारत का इन्वेस्टमेंट जो है अफ्रीका में वो भी कम हुआ है। 2019-20 में 3.2 बिलियन डॉलर भारत ने इन्वेस्ट किए थे अफ्रीका के अलग अलग देशों में। 2020-2021 में 2.9 बिलियन डॉलर। और पिछले 25 सालों की बात करें 1996 से 2021 की, तो 25 सालों में भारत ने 70.7 बिलियन डॉलर अफ्रीका में इन्वेस्ट किए हैं। चाइना के साथ अगर कंपेयर करें तो ये 70.7 बिलियन जो हैं उससे 3 गुना ज़्यादा, यू कैन से 210 बिलियन डॉलर जो है वो चाइना ने अफ्रीका में इन्वेस्ट किया। तो चाइना से लगभग 1/3 कम इन्वेस्टमेंट भारत ने अफ्रीका में किया है। अफ्रीका के टॉप मार्केट्स जो भारत के लिए बड़ी मार्केट्स हैं अफ्रीका में, दैट इज़ साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, केन्या एंड टोगो। आपके लिए एक प्रश्न है जो आज का MCQ है, वो यही है आपके लिए कि साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, केन्या और टोगो, ये 5 देश जो हैं इनके कैपिटल के नाम क्या है बताइए। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं, लेकिन वो डिवाइडेड है। आई एम आस्किंग अबाउट पॉलिटिकल कैपिटल। साउथ अफ्रीका का पॉलिटिकल कैपिटल क्या है, और बाकी के नाइजीरिया, इजिप्ट, केन्या और टोगो के कैपिटल्स का नाम क्या है। ये आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करने हैं। मैप ऑलरेडी अवेलेबल है, आप थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क कर लीजिएगा एंड देन पोस्ट योर आंसर। तो भारत के लिए ये 5 बड़ी मार्केट हैं।
इंडिया जो चीज़ें इंपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है अफ्रीकन देशों से, तो ये हैं साउथ अफ्रीका, अगेन नाइजीरिया का नाम है, अगेन इजिप्ट का नाम है, और दो नए नाम हैं अंगोला एंड गिनी। ये 5 देशों से सबसे ज़्यादा चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। भारत जो 3 बड़ी चीज़ें अफ्रीका में एक्सपोर्ट करता है तो वो हैं मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स, जो प्रोसेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो ये एक। दूसरी चीज़ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ, और थर्ड है व्हीकल्स। हमारे बहुत सारे व्हीकल्स, हमारे एक्टिवा, जुपिटर, फिर हीरो के मोटरसाइकिल्स, होंडा के मोटरसाइकिल्स, महिंद्रा, टाटा, ये सारी कार्स जो हैं वो अलग अलग देशों में आपको देखने को मिलती हैं, अफ्रीका के देशों में। वहाँ से हम क्या चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स, ये जो जनरली क्रूड ऑयल, रॉ ऑयल जो है वो हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा पर्ल्स, मोती, और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ये टॉप इंपोर्ट्स हैं। लगभग 77% जो चीज़ें हम अफ्रीका से इंपोर्ट करते हैं तो वो ये सारी चीज़ें हैं। This latest trends in bilateral economic relations should be assessed against two broad developments. 2 बड़ी चीज़ें हुई हैं। एक तो कोविड, तो अफ्रीका में कोविड की वजह से काफ़ी अफ्रीका एक दुखद सिचुएशन में पहुंच गया है। अफ्रीका में 5.2 मिलियन टोटल इन्फेक्शन है और 1,37,855 मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19। ये एक बहुत ही लेटेस्ट आंकड़ा है, यू कैन सी 24 जून 2021 का आंकड़ा है। अफ्रीका की पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, और जैसे दूसरी जगहों पर, जैसे यूएसए, यूरोप, इंडिया में जो फिगर्स आए, वैसे ही अफ्रीका में भी काफ़ी ज़्यादा फिगर्स हुए हैं। और प्रॉब्लम यह है कि अफ्रीका के पास इतने ख़ास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, अफ्रीका के पास उतनी खास कोई हॉस्पिटल या फिर दवाई की फैक्ट्री। कैन यू बिलीव, एक पूरे कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में, एक भी कोविड वैक्सीन बनाने की फैक्ट्री नहीं है। तो पूरा ये कॉन्टिनेंट दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो सर्वे किया तो पता चला कि 41 अफ्रीका के देश ऐसे हैं जिसमें 2000 से भी कम वर्किंग कंडीशन में वेंटिलेटर्स हैं। लेकिन अफ्रीका ने काफ़ी अच्छी तरीके से, अफ्रीका के पास एक इबोला को कंट्रोल करने का भी एक एक्सपीरियंस रहा है, तो इसका भी काफ़ी इस्तेमाल किया। और लोगों के कम्युनिटी नेटवर्क, जैसे हमारे यहाँ पर परिवार एक दूसरे की मदद करते हैं, दोस्त मदद करते हैं, वैसे ही अफ्रीका में भी ऐसा हुआ और इसकी वजह से काफ़ी एक सपोर्टिव सिचुएशन देखने को मिली है। लेकिन अब अफ्रीका को असिस्टेंस और इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, लेकिन कोविड की वजह से अलग अलग देश अपने प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो फिर वो इतनी ज़्यादा अफ्रीका की मदद जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सारे अलग अलग देशों की बात करें तो ये सारे देश जो हैं वो अफ्रीका की मार्केट के बारे में, मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन, ओशियनिक रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। पता है कि अफ्रीका जो है उसके पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से, कुछ डोमेस्टिक रीजंस की वजह से अपने अपने दायरे में जो हैं वो ये सारे देश फ़िलहाल फंसे हुए हैं। और कोविड के बाद तो सिचुएशन काफ़ी टफ हो गई है दूसरे देशों की। फिर चाइना, एक बहुत बड़ा कंपटीशन। चाइना ने क्या किया कि चाइना ने अपने लोगों को वैक्सीनेट किया और उसके बाद अपनी जो वैक्सीन है वो दूसरे देशों तक पहुंचाने की शुरुआत की। तो अफ्रीका के बहुत सारे देशों में चाइना ने अपनी वैक्सीन पहुंचाई है, और एक प्रकार से आप कह सकते हैं वैक्सीन देकर चाइना ने अफ्रीका के बहुत सारे देशों के लोगों का दिल जो है वो जीत लिया है। तो चाइना ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और इसका काफ़ी अच्छी तरीके से चाइना ने लाभ उठाया है। तो दूसरे देशों को वहाँ पर पेनिट्रेट होना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर कुछ ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कि यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर, फिर इंडिया और चाइना के बीच में जो एलएसी का इश्यू है, फिर आसियान देशों के और चाइना के इश्यूज़, फिर यूके, ईयू, क्वाड की मीटिंग्स, और ये सारी अलग अलग जियोपॉलिटिकल चीज़ें जो चल रही थी। तो ये सारी चीज़ों में लोग इतने फंसे हुए थे, देश इतने बिजी थे कि अफ्रीका को जो नॉर्मली अटेंशन दिया जाता है वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन अब इसको बदलने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं भारत ने इसकी शुरुआत कर दी है। 19 मई को यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल की ओपन डिबेट रही, तो उस ओपन डिबेट में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने कहा है कि अफ्रीका एक ऐसा मीन्स अफ्रीका में जो टेररिज्म चल रहा है, फिर अफ्रीका में जो कोविड की इम्पैक्ट है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर लोगों को, देशों को अफ्रीका की मदद करनी चाहिए।
फिर सिक्योरिटी काउंसिल में आप जस्ट इमेजिन कीजिए, एक पूरा कॉन्टिनेंट, 1.3 बिलियन इसकी पॉपुलेशन है, इस पूरे कॉन्टिनेंट का एक भी देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। तो यहाँ पर भी उनकी एक जगह होनी चाहिए। इसके अलावा भारत का जो पीस कीपिंग में एक रोल है, आपने देखा होगा कुछ समय पहले ही भारत के कुछ जवानों को अवॉर्ड किया गया था, क्योंकि उन्होंने जो पीस कीपिंग का काम किया है अफ्रीका में वो काफ़ी सराहनीय है। तो यूएन ने उनको अवार्ड्स दिए। तो भारत ने एक लंबे टाइम से अफ्रीका में पीस कीपिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। भारत के मिशंस ने, भारत ने अफ्रीका के इंस्टीट्यूशंस को ट्रेनिंग दी है, उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप करने में मदद की है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हम करना चाहते हैं अफ्रीका के साथ मिलकर। 2015 में जब मोदी साहब आए तो उसके बाद 3rd इंडिया अफ्रीका फोरम समिट भी हुई, और 4th समिट पेंडिंग है, और इसकी वजह से, कोविड की वजह से इसको थोड़ा और डिले किया जा सकता है। तो व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज़ कि अब हमें अफ्रीका की मदद करनी चाहिए, कोविड में मदद करना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, फिर अलग अलग देश जो हैं वो मिलकर अफ्रीका में हेल्थ, स्पेस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करें। और इंडिया और ईयू के बीच में जो समिट हुई थी तो उसमें भी अफ्रीका के बारे में बातचीत हुई। तो इंडिया और ईयू मिलकर अफ्रीका में एक पार्टनरशिप बेस्ड अप्रोच करके अफ्रीका को डेवलप या फिर अफ्रीका की मदद कर सकते हैं। इससे म्यूचुअल फ़ायदा होगा, भारत का भी होगा, ईयू का भी होगा और अफ्रीका का भी होगा। क्वाड की जो मीटिंग होने वाली है वॉशिंगटन में, तो उसमें भी हमें अफ्रीका को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उसको एक पार्टनर बनाने की आवश्यकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो ये इंडिया अफ्रीका के बारे में एक ओवरव्यू या फिर एक बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको पूछ लिया है, ये है कल जो पूछा था प्रश्न, उसका आंसर। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।